AC circuits. Yes, ma'am. चलो करिए। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, दो फोर्सेस आएंगे, जिसमें एक को ब्लॉक को पुश करना है यानी ऊपर मूव कराना है, और एक में फोर्स को इक्विलिब्रियम में रखना है जिससे कि तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो एक ये वाला केस बनाओ जिसमें पुश करेंगे ब्लॉक को, और दूसरा कि स्लाइड ना करे यानी इक्विलिब्रियम। ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? mg ये कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा एमजी का? कॉस थीटा। और ये mg sin थीटा। ठीक है। और एक लगेगा फ्रिक्शन। तो पहला देखो, पहले भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम ब्लॉक को फोर्स दे रहे हैं। मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में F1 तुमने दी, और ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन का मोशन कहाँ हो जाएगा? बोलो। F1 में। आप मोशन इधर है ब्लॉक का, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट तरफ। यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब फ्रिक्शन इधर लगेगा फर्स्ट केस में, है ना? तो इक्वेशन कितनी बनी? इक्वेशन बनाओ, फोर्स को बैलेंस करो। F1 प्लस फ्रिक्शन, सॉरी क्या बना, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा? F1 फोर्स के। देखो दोनों mg साइन थीटा फ्रिक्शन एक साथ एक्ट कर रहे हैं, और F1 उधर उस डायरेक्शन में है, तो दोनों को बैलेंस कर दिया। ये हो गया mg साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एन इक्वल्स टू F1। एन कितना है? mg cos थीटा, है ना, इक्वल्स टू F1। mg कॉमन ले लो यहां से, साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2 कॉमन ले लो, mg/√2, ये कितना बचा? 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू F1। यही आया। अब दूसरा क्या केस है? दूसरा केस बनाओ। क्या करना है? जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। अब स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी? पहला केस 1। केस 2 बताओ। mg cos थीटा माइनस f। हाँ, अब देखो मुझे क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। ये कैसा है तुम्हारा? ये ब्लॉक है, इधर मेरा mg साइन थीटा एक्ट कर रहा है, इधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा नॉर्मल। अब देखो ये ब्लॉक स्लाइड जब करेगा जब mg साइन थीटा का कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, है ना, जब स्लाइड करेगा। अब मुझे इसी स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना है, इसका मतलब मुझे इसके अपोजिट में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, F2। इस तरीके से अब इस कंडीशन में क्या होंगे? ये फोर्सेस बैलेंस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? F2 प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg साइन थीटा के। तो F2 फोर्स कितना हो गया?
mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस था, बस यहाँ माइनस है, यही डिफरेंस है। mg/√2 कॉमन, ये कितना आ गया 1 माइनस म्यू। तो अब क्या बोला है, एक फोर्स उसके दुगना है, तो यानी तुम्हारा जो F1 है वो 2 टाइम्स है किसके, F2 के। कितना आया, म्यू की वैल्यू फाइंड करो। मैम 1/3। ठीक है, तो ऐसे क्या निकाल लोगे तुम, म्यू की वैल्यू निकाल लोगे दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से देखो सिंपल, इस एक क्वेश्चन से दोनों केस तुम्हें समझ में आ गए कि अगर सिर्फ जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग करना है, मतलब स्लाइडिंग प्रिवेंट करनी है, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम में लिखना है वो ब्लॉक। ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मतलब mg sin थीटा ज्यादा होगा तभी वो स्लाइड करेगा। इसका मतलब उसके अपोजिट में फोर्स लगा दो एक F2, इस तरीके से। तो अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई। और जब पुश करना है तो क्या करना है, पुश करने का मतलब है कि वो मोशन में आएगा, जो ये ब्लॉक है ये मोशन करेगा। तो ये मोशन अगर इसकी अपवार्ड्स है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस केस में। यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज इसलिए नहीं हुई क्योंकि ब्लॉक कहाँ पे है, उसी प्लेस पे है, ब्लॉक मूव नहीं करा। ठीक है, ये वाला करिए। इसमें क्या करो, टॉक निकाल दो इस पाइवेटेड पॉइंट के अलाउंग, ये पाइवेटेड है, इस पाइवेटेड पॉइंट के अबाउट टॉक लिख दो, टॉर्क अबाउट मैम पॉइंट एक सी। बार क्वेश्चन, हाँ मैम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग, एक एंड से 8 kg का मास हैंग कर रहा है। ये रॉड गिवन है CD, जिसका खुद का मास 2 kg है, और इस रॉड की लेंथ 1 मीटर गिवन है। अब इस रॉड से एक पॉइंट पे 8 किलो मास हैंग कर रहा है, और सी पॉइंट की दूरी पर, यहाँ पर बी पॉइंट पे क्या किया गया है, करी गई है। बस यही बोल रहा है। अब तुमसे बोल रहा है कि है ये प्रियम में है, ये पूरा सिस्टम किसमें में है। जब इस केबल को अटैच किया है, टेंशन लग रहा होगा, तो आप लगिए इसकी वैल्यू कितनी। एक रॉड है, क्वेश्चन है, ये एक रॉड गिवन है, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट हिंज है, ठीक है, ये रॉड हिंज हुई है यहाँ से। अभी इस पॉइंट के एक तरफ रॉड में टेंशन आएगी, तो उसी टेंशन मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ, है ना। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो यानी जो जो फोर्सेस हैं, और ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हम वॉइस नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही मैम। अभी भी नहीं आ रही। हेलो बच्चों। यस Yes, मैम। स्टूडेंट, am I audible? यस मैम। ठीक है, इसको लैपटॉप को पता नहीं क्या भूत आ जाते हैं। हाँ, कहाँ तक तुम्हें समझ आया? ये कुछ नहीं समझ आया? स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। मैम स्क्रीन शेयर पे क्वेश्चन हो गया। स्क्रीन शेयर अब तो अच्छा शुरू से ही करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ये सारी दिक्कतें ना तुम्हारी क्लास में ही आती हैं। मैम इतनी सारी स्टेट्स इकट्ठी हुई हैं, कुछ तो होगा। हाँ, तो क्या इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, तुम्हें टॉर्क निकालना है किसी भी इस पॉइंट के अबाउट जो पॉइंट हिंज्ड है। ठीक है, जो पाइवोटेड पॉइंट है इसके अबाउट। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताओ टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगी उन सबको निकाल के इक्वेट कर दो 0 के बराबर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर क्रॉस एफ। तो मुझे बताओ इस वाले डायग्राम में तुम्हें कितनी फोर्सेस देखने को मिल रही हैं? एक तो 8 kg वाली हो गई, है ना? टेंशन। एक टेंशन हो गई, दूसरा ये हो गया टी साइन थीटा परपेंडिकुलर, है ना? अब ये देखो, परपेंडिकुलर फोर्स ही लेना। और तीसरी फोर्स कौन सी होगी? ये रॉड है, इसका खुद का मास है, तो इस रॉड का वेट भी एक्ट कर रहा होगा जो इसके सेंटर के अलोंग वेट लग रहा होगा, है ना? सेंटर ऑफ मास के अलोंग। तुम्हारे पास 3 फोर्सेस हो गई। मान लो ये इसका सेंटर है, यहाँ पे एक वेट लग रहा होगा विच इज 2 kg। अब हमारे पास 3 फोर्स हैं, इन 3 फोर्सेस का टॉर्क निकालो और बराबर कर दो 0 के। अब यहाँ पे ये देखो कि 2 फोर्सेस हैं जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब डायरेक्ट लिंक कैसे लोगे? मान लो अपवर्ड फोर्स को तुम पॉजिटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले रहे हो। जैसे मैं एक बार पॉजिटिव का लिख के बताती हूँ। टी साइन थीटा पॉजिटिव है, तो टी साइन थीटा यानी 30 डिग्री कितना हो जाएगा? t/2। t/2 मल्टीप्लाई एफ क्रॉस आर। तो आर कितना है? देखो कितनी दूरी पे लग रहा है ये टेंशन? 60 सेंटीमीटर, 67 तो यानी 0.6। ठीक है, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 8 kg। तो 8 kg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो मैं माइनस साइन लगा रही हूँ। क्या फोर्स है? 80 न्यूटन। मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस पे है सी पॉइंट से? पूरे 1 मीटर की दूरी पे, तो 1 माइनस दूसरा फोर्स कौन सा है तुम्हारा? सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो फोर्स एक्ट हो रही है, वेट। वेट कितना है? 20। कितनी दूरी पे है? पाइवोटेड पॉइंट से सेंटर कितनी दूरी पे है? रॉड का सेंटर, सेंटर ऑफ मास जो एक्ट करेगा, सेंटर, इस रॉड का सेंटर 1 मीटर पे होगा। 1 मीटर की तो पूरी रॉड है। 20 देखो ये रॉड पूरे 1 मीटर की है, तो और इसका वेट है 2 kg। तो इस रॉड का वेट डाउनवर्ड एक्ट नहीं कर रहा होगा क्या?
इस रॉड का वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, तो वो हम कहा Yes. मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे, कि इसके सेंटर पे एक वेट लग रहा होगा विच इज इट्स वेट, तो उसका वेट कितना है 2 kg। तो इस रॉड का सेंटर कहाँ आएगा, जब ये 1 मीटर की रॉड है तो 0.5 पे, तो मैंने R क्रॉस F फॉर्मूला यूज किया है। तो R तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, F इज द जो फोर्स एक्ट कर रही है इस रॉड पे। तो अब यहाँ से तुम टेंशन देखो, जो अपवर्ड फोर्स थी वो पॉजिटिव ले ली और जो डाउनवर्ड फोर्स थी उनको नेगेटिव ले लिया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, टी की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ एक ही तुम्हारे पास पॉइंट है टी जो फाइंड करना है, राइट। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. पक्का? तो Yes, इसमें ma'am. क्या, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसमें टॉर्क ही तुम्हें निकालनी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो सबसे पहले फोर्सेस फाइंड करनी है, जितनी जितनी फोर्सेस लग रही हैं। दूसरा देखना है कि वो फोर्स पाइवोटेड पॉइंट से कितनी दूरी पे लग रही है, क्योंकि फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, अगर जिस रॉड से वो मासेस अटैच है, अगर वो रॉड खुद मास है, यानी उस रॉड का खुद का कुछ मास है, तो एक और फोर्स जो गिवन नहीं होगी, तुम्हें अपने दिमाग में खुद रखना है कि एक इस रॉड का मास भी एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, एट सेंटर। ये वाला करो। नॉर्मल फाइंड करना है, करो, टाइम है तुम्हारे पास, तुम ही बताओ इसका आंसर। यानी इस पॉइंट पे नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये नॉर्मल होगा। इस पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा होगा, मास mg, डाउनवर्ड से एक्ट कर रहा होगा वेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 70 kg गार्डन रोलर इज पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी ये गार्डन रोलर की शेप है जो ये सर्कुलर फॉर्म में है, इस पर एफ फोर्स से तुम उसको पुश कर रहे हो, तो आपको बताना है कि कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस रोलर पे, कितना लगेगा नॉर्मल, बैलेंस करो। आवाज तो नहीं चली गई? No. बताओ फिर। And answer is 800. ऑप्शन 800 Newton. बताओ। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या किसी का? यस मैम। हाँ, तो इस फोर्स को क्या करो, देखो इस फोर्स को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, एफ वेक्टर है, वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल 30 बनाएगा, राइट। तो mg के यहाँ पे Yes, कौन ma'am. सा इसका कॉम्पोनेंट आएगा, एफ साइन 30 डिग्री। Fine. तो हो गया एफ साइन 30 प्लस mg, और ये क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मल, तो बराबर, ठीक है। एफ फोर्स कितना है 200 न्यूटन, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, mg कितना है 70, और g की वैल्यू 10, तो ये तुम्हारा नॉर्मल आ गया 800 न्यूटन। ये वाला करिए फटाफट।
जल्दी जल्दी देखो क्या कह रहा है। एक ब्लॉक है जो अटैच है स्ट्रिंग के साथ और इसका दूसरा पॉइंट एक वॉल के साथ अटैच है। एक अननोन फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के इज अप्लाइड सो दैट स्ट्रिंग कैन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स लगाया गया है जिससे कि जो स्ट्रिंग है वॉल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना सके। तो मुझे बताना है कि इसमें कितना टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग में। इसके कंपोनेंट्स कर लो टेंशन के। एक कंपोनेंट यहाँ आएगा टेंशन का और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। ये कौन सा कंपोनेंट आएगा टेंशन का? ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30। क्योंकि ये एंगल देखो ये भी वर्टिकल के साथ है और ये भी वर्टिकल के साथ है। ये क्या हो गया टेंशन का cos 30 और ये क्या हो गया टेंशन का sin 30। 30। तो t cos 30 डिग्री कितना हो गया? √3g। यानी ये मास का कंपोनेंट है ना, ये √3g। तो cos 30 डिग्री कितना होता है भाई? √3/2। ग्रेविटी की वैल्यू 10, 3 से 3 कट गया। टेंशन कितनी आ गई? 20 न्यूटन। टेंशन तुम्हारी 20 न्यूटन। इसमें क्या दिक्कत आ गई जो इतना समय लग गया? ठीक है, ये वाला करो। यस मैम। इक्विलिब्रियम का सवाल है। पॉइंट पी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे या सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब पॉइंट पी इक्विलिब्रियम पे है तो तुम्हें बताना है कि इन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। पी पॉइंट इक्विलिब्रियम पे यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पी इज 0। होता है कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पॉइंट पे लगने वाले सभी फोर्सेस की जो वैल्यू है वो 0 है, नेट वैल्यू। पी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो और F1 और F2 की वैल्यू बताओ, रेशो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? एक्स की वैल्यू आ रहा है। अच्छा F1 पे देखो, एक तो ये 1 न्यूटन का है जो फोर्स, इसका कंपोनेंट आएगा इधर कितना? F1 प्लस 1/√2, ठीक है, न्यूटन। और इसके अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है पी पॉइंट पे? देखो ये 2 न्यूटन का कंपोनेंट है ना, जो इसके साथ √45 बना रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन 1/√2 न्यूटन 1/√2, ये वाला।
फोर्स, तो ये हो गए F1 के फोर्स। अगर ये इक्विलिब्रियम पे हैं तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर, यानी F1 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√2 माइनस 1/√2, किसके बराबर आ गया, 1/√2। F1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही F2 निकालो। F2 पे देखो कौन से फोर्स लग रहा है, मैम एक्स थ्री होगा। ये अपोजिट फोर्स है, तो एक तो ये वाला फोर्स लगेगा। हाँ, कितना आ रहा है, M3 वेरी गुड। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। F2 के अपोजिट कौन सा M3 फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, तो 2 न्यूटन का, यानी यहाँ पे एक कंपोनेंट आया 2√2 और एक इसका कंपोनेंट आएगा 1 का, विच इज 1√2। तो F2 कितना आ गया, 3/√2। तो इन दोनों का एलसीएम कर दोगे F1/F2 का, तो यू विल गेट 1:3। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये वाला करिए, अरे सॉरी, भाई क्या हो गया, इतना क्या कर गए, टेंशन निकालनी है। हाँ मैम हाँ हाँ, करो करो। 36 न्यूटन। फर्स्ट क्लास में हो, कौन बच्चे हैं, पहले तो मैं ये देखूं। शिवम है, शिवम का आंसर 36 न्यूटन, वेरी गुड शिवम। सुरेंद्र को तो मुझे लग रहा है नींद ही आ रही है, नींद भाग गई। ठीक है शिवम, वेरी गुड। मैम भागी अब। बाकी के बच्चे क्या करते रहते हैं भाई। गौरव क्या कर रहे हो, हाँ इशिका बोलो क्या कह रही हो, इशिका क्या कह रही हो। हर्ष, सॉल्यूशन नहीं कर रहे तुम लोग। हर्ष हो गया, और ये बाकी की सुजल हो गया, कशिश भी नहीं बोल रही है आज, ना भी नहीं। तो भाई गलत पेज। हाँ इसका आंसर बताओ, अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है इसमें। एनएलएम का कैसे कॉन्सेप्ट वीक है तुम लोगों का भाई। एनएलएम तो सबसे इजी चैप्टर है मैकेनिक्स का, एफबीडी आना चाहिए, बस एफबीडी बनाना। इसमें देखो क्या बोला है कि पहली बॉल यहाँ पे है, ठीक है, तो यानी सिक्स्थ बॉल जब ड्रॉप होने को होगी, तो यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी, 5 बॉल्स है ना।
सिक्स्थ बॉल ड्रॉप होने वाली होगी, तो ये 7th बॉल होगी, ये 8th, ये 9th और ये 10th। इन दो को हटा दो। तुमसे पूछा है 7th और 8th बॉल के बीच का टेंशन बता दीजिए। 7th और 8th बॉल के बीच का टेंशन कितना होगा? तो यहाँ पे कितनी बॉल है? टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? सिंपल मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स ही है एक टेंशन भी। तो एक्सीलरेशन, यस मैम। हाँ, तो एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? ये 6 बॉल है, जो ये जो 6 बॉल है जो डाउनवर्ड्स हो गई हैं, गिर चुकी हैं, तो इन पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा mg, है ना? तो कितनी बॉल है? 6 बॉल है, तो कितना फोर्स हो गया? 6 mg, जो वेट है। टोटल मास कितना है भाई तुम्हारे पास इस सिस्टम का? 10 बॉल है, तो कितना आएगा? 10। 10। तो m से m कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 3/5g, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। और हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे मास अलग अलग है। तुम्हें किस पॉइंट का मास चाहिए? 7 और 8 पॉइंट के बीच पे टेंशन चाहिए। तो मास मुझे बताओ, ये वाली 6 बॉल्स का लोगे या ये बची वाली 3 बॉल्स का लोगे? दो ही ऑप्शन है, या तो ये 3 बॉल या ये 6 बॉल, कौन सी लोगे? नहीं सॉरी, 5। 6 तो जस्ट ड्रॉप होगी ना, जस्ट लीव। तो किसका मास, कौन सा मास लेना चाहोगे, बोलो? मैम 3 वाली। कौन सा? हाँ, ये कौन सा मास लेंगे? ये 3m वाला मास लेंगे। ये 3 बॉल्स हैं जो, तो तुम्हारे पास टेंशन कितना हो गया? ये 3 मास 3m इंटू एक्सीलरेशन 3/5 इंटू g। तो मास की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 2 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 2। तो ये कितना आ गया? 3 2 6, 6 2 12, 12 2 36 न्यूटन। अच्छा, क्या है? 36 न्यूटन। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमने 10, 9 और 8 वाली बॉल्स क्यों ली है? ये 6 बॉल्स क्यों नहीं ली जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही हैं? उनका बॉल्स का मास क्यों नहीं ये लिया? 24 आ रहा है। हाँ, ये 24 आ रहा है। क्यों? 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 24 कैसे आ रहा है? नहीं मैम, ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ। तो अभी मुझे ये बताओ कि ये 6 बॉल्स, ये वाली 6 बॉल्स क्यों नहीं ली मैंने? ये 3 बॉल्स क्यों लिए? एनीवन? टेंशन? शिवम बताओ, शिवम, शिवम क्लास में है ना? फिर से आवाज चली गई क्या मेरी? ये तुम लोगों की माइक खराब हो गए? मैम आ रही है आवाज। हाँ, तो शिवम बताएगा। शिवम कहाँ चला गया? सुरेंद्र तुम बताओ फिर। अब मुझे नहीं पता चला इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पता ही नहीं चला, कब कब में हो गया? नहीं मैम, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा। क्यों नहीं पता चला भाई? इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, हिंदी में एक बार बता देती हूँ, कि तुम्हारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है, हर बॉल का मास 2 kg है। 10 बॉल है, हर बॉल का मास 2 kg है। अब क्या कह रहा है कि ये जो बॉल्स हैं ये आपस में एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है, जो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, जिनका मासलेस है और अनस्ट्रेचेबल है, यानी स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही 6th बॉल टेबल को लीव करने वाली होगी, मतलब मान लो पूरी एक टेबल पे एक बॉल की चेन रखी हुई है, ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही 6th बॉल ड्रॉप करने वाली होगी ना, जैसे 6th बॉल टेबल से जाने वाली होगी, तो तुम्हें बताना है 7th और 8th बॉल के बीच में टेंशन कितनी लगेगी, ये पूछा है।
ये कितनी टेंशन लगेगी। अब मेरा सवाल ये था कि मैं 6 की एक्सीलरेशन निकाला नेट बाय नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना था कि जो ये 6th बॉल है जो ड्रॉप कर चुकी हैं उनकी वजह से डाउनवर्ड्स में एक वेट एक्ट करेगा विच इज इक्वल टू 6 mg। टोटल मास कितना है 10 बॉल्स का 10 m। तो m से m कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 3/5g एक्सीलरेशन आ गई। अब मेरा सवाल है कि मास मैंने सिर्फ जो मान लो ये 30 बॉल ये रही, 4th बॉल ये रही, 5th बॉल ये रही, ठीक है। 6th बॉल जस्ट अबाउट टू ड्रॉप है, ये 7th बॉल, ये 8 ड्रॉप, ये 9 और ये 10। तो ये वाली टेंशन निकालनी है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि ये 3 मास क्यों लेंगे, जब ये मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो मास जब लिया है मैंने ये 3 बॉल्स का क्यों लिया है, ये वाली 5 हाँ क्यों नहीं लिया। हम यही अपोज करेंगे ना, क्योंकि हाँ देखो ये क्या होगा कि कुछ मास यहाँ पे अटैच है जो कि 10th बॉल 9th बॉल और 8th बॉल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा टेंशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7th बॉल है, 6th बॉल तो जस्ट एज पे है, ठीक है। ये सारी बॉल्स नीचे जाके कितना वेट है इनके पास, ये तुम्हारे पास 5 बॉल है जिनका 5m लिख लेते हैं, ठीक है। और ये इनको लिख लो 3m। ये 7th बॉल है, ये बीच में टेंशन है। तो अब देखो ये इस टेंशन को कौन सा मास अपोज कर रहा है, ये 3m वाला, ठीक है। तो ये वाली टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। कौन सा मास, ये 3m वाला मास, ठीक है। तो इसलिए मैंने कौन सा मास लिया है, ये वाले बीड्स के मास यानी बॉल्स, ठीक है। आ गया भाई समझ में। यस मैम। टेंशन के फोर्स में मास इंटू एक्सीलरेशन ही करना है, अभी तक करते आए हो। एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसान है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस केस में फोर्स तुम्हारा ग्रेविटी एक्ट कर रहा है विच इज वेट। तो जितनी बॉल्स डाउनवर्ड्स में कितनी बॉल्स चली गई हैं नीचे, 6 बॉल, तो 6 बॉल का मास, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टेंशन निकाली, तो 7वीं और 8वीं बॉल के बीच की टेंशन थी, तो उस टेंशन को ये 3 बॉल्स क्या कर रही थी, वो उन 3 बॉल के बराबर हो जाएगा। बाकी की बॉल्स को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब अपने पुराने चैप्टर पे आ जाओ, अल्टरनेटिंग करंट पे। हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, इंडक्टन इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया था। हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस देख लिया था, अभी कैपेसिटर देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस है पहले वो करेंगे। यस मैम। जब से कैपेसिटर ही आ रहा है। ठीक है करिए ये वाला सवाल।
क्या बोला है कि अगर एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हमें ये बताइए कि करंट को 0 से आरएमएस वैल्यू पे जाने पर कितना समय लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें बस आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I not sin omega t. करंट 0 कब होगा? जब साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए जब तुम्हारा करंट 0 बनेगा? Omega t equal to 0 होना चाहिए. हाँ, तो मान लो जब तुम्हारा करंट ओमेगा टी कितना था, 0 डिग्री था, तो तुम्हारा करंट कितना था? आई की वैल्यू कितनी थी? 0, है ना? तो वो टाइम कितना था? T1 मान लो। अभी देखो अब कितना करंट जाना है 0 से आरएमएस वैल्यू, तो अभी आरएमएस वैल्यू पे कितना होना चाहिए? इसको इक्वेशन 1 बनाओ। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आई की वैल्यू कितनी चाहिए? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है करंट की? I naught upon root 2. हाँ, आई नॉट बाय रूट 2। तो तुम्हें आई की वैल्यू कितनी चाहिए? आई नॉट बाय रूट 2। तो ये कब मिलेगी? कितने साइन ओमेगा टी पे? 0 degree. अरे भाई, आई नॉट बाय रूट 2 चाहिए, तो ओमेगा टी कितना चाहिए? तो होगा 145 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। तो कितना आई की वैल्यू कितनी मिल गई? आई नॉट बाय रूट 2, है ना? देखो, आई की वैल्यू साइन नॉट ओमेगा टी है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर 45 हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा? आई नॉट बाय रूट 2। यही क्या है? तुम्हारी आरएमएस वैल्यू, है ना? तो अभी मैं मान Yes. लेती हूँ ओमेगा टी कितना है? π/4, 45 डिग्री। 45 को क्या लिख दिया? π/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। No मान ma'am. लेते हैं ये किस टाइम पे हुआ? किसी T2 टाइम पे हुआ, है ना? किसी T2 टाइम पे कितना हो गया? π/4 हो गया। तो अब क्या कर दो, इनका डिफरेंस निकाल दो। ये इक्वेशन सेकंड, ये 1 कैसे? ओमेगा T1 माइनस T2 किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 डिग्री है और ये π/4 डिग्री है, तो कितना डिग्री आ गया? π/4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? देखो T1 माइनस T2 यही है द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब T1 से T2 गया तो कितना टाइम लगा वही निकलेगा यहाँ से। T1 माइनस T2 कितना आया? π/4 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 पाई इंटू, बोलो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। Frequency. 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50। तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं, T1 माइनस T2 की वैल्यू निकाल लोगे, इतना ही तुम्हें टाइम रिक्वायर्ड होगा कि T1 से जब आप T2 गए तो कितना डिफरेंस आया? 5/4 इतना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये चेंज है। अगर तुमसे आई आरएमएस वैल्यू पूछी तो तुमने निकाल दी आई नॉट बाय रूट 2 आरएमएस वैल्यू पे। अगर मान लो पूछ लेता है कि आई नॉट का बाय 2 हो जाए, तब कौन सी साइन ओमेगा टी का कौन सा वैल्यू आएगा? कि मुझे चाहिए करंट 0 से I/2, 0 से I/2 करंट चाहिए, कितने टाइम में होगा बताओ? पहला तो 0 चाहिए तो 0 डिग्री रहेगा, I/2 चाहिए तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/4. साइन 30 डिग्री पे ना, From 1. साइन 30 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा? I0/2 हो जाएगी वैल्यू।
और साइन 30 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ, पाई बाय 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 6 की वैल्यू आ जाएगी, T1 माइनस T2 कितना हो गया, पाई बाय 6। ओमेगा फिर यहाँ आ जाएगा, पाई बाय 6 मिलेगा। ऐसे कर लोगे? यस मैम। तो तुम्हें बस साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखनी है, क्योंकि उसी से ही आई नॉट की वैल्यू बनेगी। और क्या वैल्यू बन सकती है, √3/2 बन सकती है। उसमें कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। कि अगर मैं चाहती हूँ √3/2 का कितना आ जाए, आई नॉट आ जाए, तो उसमें कितना वैल्यू आ जाएगा ओमेगा टी का, साइन 60 डिग्री। तो ये 0 डिग्री था। हाँ, 0 डिग्री से कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। बस टाइम रिक्वायर्ड में तुम्हें यही करना है, इसके अलावा और कुछ इसमें खास है नहीं। ये वाला क्वेश्चन करूं। पीक वोल्टेज निकालनी है। बताओ। 220 वोल्ट कौन सी वेलोसिटी, कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस। पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, VRMS 220। इंटू रूट, VRMS 220 है, √2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गई पीक वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम आरएमएस टू 0। अब आरएमएस यानी आई नॉट बाय √2 से कितना जाना है बच्चों, 0। कितना आएगा, अभी तुमने निकाला 0 से आई नॉट बाय √2, तो टाइम तो सिमिलर ही लगेगा, चाहे ए से बी जाओ या बी से ए आओ। तो इसमें भी कितना टाइम लगेगा, जो तुमने पुराना निकाला था, 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, ये करो। इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, किसी भी एसी सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होता है, पीक करंट, है ना, आई नॉट। पीक करंट पीक। निकालना है। कहीं भी मैक्सिमम करंट दिख जाए तो समझ जाना, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज मतलब पीक वैल्यू की बात हो रही है। आई नॉट, आई नॉट कैसे निकाल सकते हो, हमारे पास VRMS है, VRMS से क्या निकालोगे, आई। हाँ, VRMS से IRMS आ जाएगा ना, और IRMS से क्या निकाल सकते हो, आई नॉट। यस मैम। VRMS कैसे निकालोगे, ये वन है 220, ठीक है। तो IRMS क्या हो जाएगा, VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे, पावर से। हाँ पावर से, पावर कितनी है, VI। पावर 60 वोल्ट गिवन है, और वोल्टेज तुम्हारे पास 220 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ से तो करंट भी आ सकता है, पर वो करंट भी IRMS आएगा डायरेक्ट। यहाँ से एक बार करंट निकालना, देखो ये IRMS करंट और ये 220/R ये सेम ही आएगा। बच्चों ये IRMS कितना आया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 3/11 IRMS। और पावर इक्वल्स टू एक होता है V²/R। एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल के करना।
सेम ही आया है, देखो सेम आया है। या तो रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो, फिर IRMS करो, या फिर P इक्वल टू VI कर दो। P इक्वल टू VI से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा तुम्हें, IRMS मिलेगा, राइट। बोलो ये समझ आया क्या किया है। यस मैम। देखो ये तुम्हें VRMS गिवन है 220 वोल्ट, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। अगर तुम यहाँ से V की वैल्यू तुम्हारे पास VRMS है, तो ये I जो आएगा ये भी कौन सा आएगा, IRMS। पावर 60 और ये तुम्हारे पास 220 वोल्ट, तो IRMS आ गया डायरेक्ट, ऐसे कर लो। दूसरा, अगर बच्चे क्या करते, पावर इक्वल टू V²/R, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते, है ना, फिर रेजिस्टेंस के बाद दोबारा क्या करते, IRMS का फॉर्मूला V/R करते, तो वो लेंथ ही पड़ता, वो इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्या करना, पावर में VI का फॉर्मूला लगाओ, ये I जो होगा RMS वैल्यू, I0 तुम्हारे पास आसानी से निकल आएगा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS। बोलो आ गया आंसर, यही आ रहा है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। एक डाइलेक्ट्रिक स्टैंड दी हुई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, जिनका एरिया इतना है, प्लेट की सेपरेशन इतनी है। आपको RMS वोल्टेज निकालनी है AC सोर्स की, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या है, सेफली कनेक्टेड रहे। VRMS निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू ED, है ना। E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो क्या गिवन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, यानी इस एयर की कितनी स्ट्रेंथ है कि जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये एयर है वो क्या ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो, मतलब एयर, तो कितनी ये एयर कितनी स्ट्रेंथ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये झेल सकती है, इतना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर, तो यानी 3 × 10⁶। डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के बीच में, 10 mm, 0.1 × 10⁻³ ठीक है। ये mm को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो कितना आंसर आया, 3 × 0.1 × 10⁻³, तो यानी 3 × 10⁻²। ये तुम्हारी वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज है मुझे बताओ, VRMS या V0? V बच्चों नॉट। दिस इज, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। V0 कैसे हो सकती है, DC वोल्टेज तुम्हें क्या देगा, ये DC वोल्ट, पहले तो ये बताओ जो ये वोल्टेज आई है, ये DC सोर्स से आई है कि AC सोर्स से आई है, वोल्ट पर मीटर है, तो ये कैसा सोर्स है, DC सोर्स है ना। DC सोर्स हमेशा कौन सी वोल्टेज देगा, RMS वैल्यू। V1। तो ये डायरेक्ट कौन सी वैल्यू आई तुम्हारे पास, RMS वैल्यू आई है, ठीक है, 300 वोल्ट। ये क्वेश्चन है कि LR सर्किट करा था ना हमने, LR सर्किट में तुम्हें क्या निकालना है कि कितना RMS करंट होगा बिटवीन टाइम पीरियड 0 से लेके टाउ, मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा है LR सर्किट, तो जब तक उसका टाइम पीरियड टाउ नहीं हो जाता। टाउ कौन सा टाइम पीरियड है, जब मैक्सिमम करंट कितना हो जाता है सर्किट में, सर्किट का करंट 63%, है ना। यस मैम। भूल गए, LR सर्किट की 63% होगा टाउ जब करंट सर्किट में, तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा, LR L/R,
तो उस टाइम सर्किट में कितना करंट होगा, 63%। तो तुम्हें उस टाइम पीरियड के बीच का आरएमएस करंट निकालना है। तो आरएमएस कैसे निकालोगे बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया है आरएमएस करंट निकालना। रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले क्या करना है, स्क्वायर, दूसरा मीन, तीसरा रूट। करंट तुम्हें गिवन है, आई की वैल्यू कितना, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। पहले क्या कर दो, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टी बाई टाउ। अब क्या करना है, उसका मीन यानी एवरेज। तो जो भी टर्म टाइम पे डिपेंडेंट होती है उसका एवरेज कैसे करते हैं बच्चों, इस तरीके से, है ना। पहले करंट का डिवाइडेड बाय टाइम में dt का इंटीग्रेशन। तो कब से कब तक करना है, 0 से टाउ। तो ये हो गया 0 से टाउ और ये भी 0 से टाउ। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा IRMS का। फिर उसके बाद क्या लास्ट स्टेप क्या करना होगा, रूट करना होगा। ठीक है, रूट कर लोगे तो इसका इंटीग्रेशन करना और फिर रूट करना, और इसका आंसर मुझे कल बताना कितना आएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। 7th क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है कि LR सर्किट में जब तक तुम्हारा टाइम टाउ तक नहीं पहुंच जाता, टाउ कौन सा करंट है ये याद रखो, 63% वैल्यू होती है टाउ की टाइम पे। सर्किट में पीक वैल्यू का 63% करंट होता है सर्किट में। तो उतने में तुम्हारी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी ये तुम्हें फाइंड करना है। हमने इंडक्टर पढ़ लिया था, इंडक्टर की पावर पढ़ ली थी। बोलो भाई, इंडक्टर पढ़ लिया था ना कंप्लीट, कि रह गया था। है भाई, इंडक्टर कौन एक्सप्लेन करेगा, इंडक्टर कितना याद है किसको, कौन एक्सप्लेन करेगा। कौन, कशिश बताएगी। कशिश, इंडक्टर के केस में क्या करते थे। तो एक काम करना तुम लोग, अभी तुम लोग ना इंडक्टर और रेजिस्टेंस जब एसी सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं, एक बार पुराने नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेना, 5 मिनट का काम है। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, तुम पुराना भूल जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में आओगे तो ये जो पढ़ा दिया है उनके नोट्स को एक बार पढ़ के आओ। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया है, रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टेंस जब एसी के साथ, वो पढ़ के आने हैं, और उसके फेसर डायग्राम भी पढ़ के आना है। ठीक है, सो सी यू एवरीवन, अगली क्लास में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तक तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो तो रिवाइज करो, या फिर एक काम करो अभी रिवाइज करो बैठ के। कशिश, तुम मुझे एक्सप्लेन कर, 5 मिनट का टाइम है, एक बार इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखो और मुझे बताओ कि उसमें क्या, उसमें कितना फेज डिफरेंस आता है, किस किस के बीच में आता है। कशिश, अभी 10 मिनट है, हम लोग रिवाइज करेंगे। हाँ, इतने कशिश रिवाइज कर रही है, इतने 5 मिनट का टाइम है, तुम भी अपने पुराने नोट्स को खोलो। जो टाइम फेज डिफरेंस बताओ, कोई क्लास नहीं छोड़ के जाएगा, जितने 14 बच्चे हैं इनमें से तो फिलहाल कोई नहीं। पढ़ो बैठ के 5 मिनट, कशिश का आंसर सुन के जाओगे सब। कशिश तुम ही मत चली जाना। हम्म, हाँ, क्यों भाई, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या। देखो,
इंडक्टर सर्किट रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, जब इंडक्टर की मतलब किसी भी आपने एसी सर्किट के अक्रॉस एक इंडक्टर को लगाया है तो इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, ये रहा। पहले किरचॉफ्स लॉ लगाया, किरचॉफ्स लॉ लगाने से देखा हर किसी का मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो लिखा, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा एल डी आई बाई डी टी, उसकी वैल्यू रखी। वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करी है तुमने, इंटीग्रेशन करके डी आई की, डी आई बाई डी टी को इंटीग्रेट किया, तुम्हारा इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें आई की वैल्यू मिली। आई की वैल्यू कितनी आई है देखो, आई की वैल्यू आई है, ये येलो से लिखा हुआ है लास्ट लाइन, मैं हाईलाइटर का यूज करूंगी यहाँ पे, दिस वन। तो कितना वैल्यू आया, आई इक्वल्स टू माइनस वी एम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, तो ये तुम्हारी आई की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया ओमेगा एल, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा एक एसी करंट के फ्लो होने पे, ठीक है। तो उसी को बोला, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही सिंपल रेजिस्टेंस है, बट ये रेजिस्टेंस किसका है, इंडक्टर का, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी आई है, वोल्टेज, पीक वोल्टेज Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ये ओमेगा एल क्या है, रेजिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अभी देखो ये cos ओमेगा टी आया है आई की वैल्यू, और V में है sin ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है साफ साफ π/2 का है। पर अभी हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। लीड का मतलब है जो आगे चल रहा है, ठीक है, लैग का मतलब होता है कौन पीछे चल रहा है। तो जब तुमने ये फाइंड किया साइन की वैल्यू, कॉस को जब साइन में चेंज किया π/2 से, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है π/2 पे, तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी मतलब कॉस की वैल्यू लिख रहे हो, तो ये माइनस आई नॉट था, इसको आप अंदर ले गए तो दिस विल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, तो ओमेगा टी पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहाँ से आई और बी को कंपेयर करो, कितना फेज डिफरेंस आया, π/2 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आगे चल रही है, करंट या वोल्टेज, भाई कौन सा आगे चल रहा है, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज। हाँ तो वोल्टेज आगे चल रही है और करंट π/2 से पीछे चल रहा है। π/2 मतलब क्या है, फेज डिफरेंस, π/2 का फेज डिफरेंस, यानी अगर करंट वोल्टेज से π/2 की वैल्यू पीछे चलेगा, π/2 क्या है, फेज। अगर वेव्स में देखोगे, वेव में पता चलेगा कि फेज क्या है, ये देखो क्या दिख रहा है कि जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा, मतलब उसके 1/4 साइकिल के बाद तुम्हारी वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब करंट पहले पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा जो करंट वोल्टेज है वो क्या होगा, ये देखो वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, ठीक है, यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव हो गई, बट करंट कितना है यहाँ पे देखो, करंट कितना है 0। अब करंट कब पॉजिटिव हुआ, करंट कब पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे, है ना। तो इस साइकिल में और इस साइकिल में कितना डिफरेंस है, 1/4 साइकिल का। तो बस यहाँ यही मतलब है कहने का कि जो करंट है, मतलब जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है, कितना, π/2 से। तो टाइम में इसको देखोगे तो कितना साइकिल हो गया, ये 1/4 साइकिल, ठीक है। तो एक वैल्यू जब पॉजिटिव है तो दूसरी 0 है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरी 0 है, ठीक है। देख रहा है ये डायग्राम में साफ साफ आई और बी का ग्राफ है, वोल्टेज पहले ही पॉजिटिव हो गई है और करंट बाद में जाके पॉजिटिव हुआ है। तो इतना ही है इंडक्टिव रिएक्टेंस, बाकी अगली क्लास में एक बार घर से पढ़ के आना, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। नहीं नहीं भाई पढ़ लो, जाके टेस्ट देना है उसका 4 अगस्त को। यस मैम। चलो सी यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम।